संचरण, ऊष्मा संचरण। इसके पहले वाले अध्याय में हमने ऊष्मा के बारे में अध्ययन किया है ना। ऊष्मा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा, उसका क्या दैनिक जीवन में उपयोग है, गैस के लिए क्या है, द्रव के लिए क्या है उसकी क्वालिटी है ना, ठोस में क्या है उसका उपयोग, इन सब के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, आज का जो अध्याय है आपका है ऊष्मा संचरण। ऊष्मा संचरण से क्या मतलब है, क्या समझते हैं ऊष्मा संचरण? संचरण मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना, संचरित होना है ना। तो ऊष्मा संचरण मतलब ऊष्मा का किसी पदार्थ में आगे बढ़ना, यही आपका क्या कहलाएगा, शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, ऊष्मा संचरण। ठीक है, तो जैसे हम किसी भी पदार्थ को गर्म करते हैं, ठीक है, तो क्या वो एक ही जगह रहता है? मतलब हमने एक सिरा को गर्म किया तो क्या वहीं रहेगा उसका ऊष्मा, कि वो आगे बढ़ता है? आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कुछ देर बाद हमने एक जैसे लोहे के एक क्षण को, एक सिरे को गर्म किया, ठीक है, उसके बाद थोड़े देर बाद देखते हैं कि दूसरा सिरा भी अपने आप गर्म हमको महसूस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ऊष्मा आगे संचरित हो रही है क्षण में, यही आपका क्या कहलाता है ऊष्मा का संचरण। ठीक है, तो अलग अलग हमारे द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, 3 प्रकार है। तो ठोस, द्रव, गैस में जो ऊष्मा संचरण की जो विधियां हैं वो अलग अलग है। ठीक है, ठोस के लिए अलग है, द्रव के लिए अलग है और गैस के लिए अलग है। ठीक है, जैसे हम यदि 3 विधियां लागू होती हैं ऊष्मा संचरण की, ऊष्मा संचरण की विधियां, पहला है चालन, दूसरा संवहन और तीसरा है विकिरण। ठीक है, तो ऊष्मा संचरण की 3 विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, तो ये तीनों विधियां किन पे लागू होती हैं, वो द्रव्य के कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, कि आप ठोस ले रहे हो, द्रव ले रहे हो कि गैस ले रहे हो। ठीक है, जैसे कि हम यदि ठोस की बात करें, ठीक है, तो ठोस के लिए कौन सी विधि लागू होगी आपकी? चालन, है ना। चालन में क्या होता है, किसी पदार्थ को यदि हम गर्म करते हैं या ऊष्मा देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो ऊष्मीय जो ऊर्जा है, प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना हुआ है ना। तो ठोस में क्या होगा, पहला वाला जो कण है वो ऊष्मीय ऊर्जा लेगा, ठीक, वो क्या करेगा, कंपित होते हुए दूसरे हुए जो कण है उसको ट्रांसफर करेगा ऊर्जा। तो ये इसमें क्या हो रहा है, कण विस्थापित नहीं हो रहे हैं, है ना। ऊर्जा लेके कण विस्थापित हो रहे हैं क्या? नहीं, इसमें क्या, वो अपने ही जगह में कंपन कर रहे हैं और ऊर्जा एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इस प्रकार क्या कर रहे हैं, ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहे हैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक। ठीक है, तो ये कौन सी विधि कहलाती है? चालन। और एक इसमें संभव है आपका ठोस में। ठोस में कण विस्थापित नहीं होते हैं, है ना, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण एक से दूसरे सिरे में हो जाता है। ठीक है, दूसरा है आपका संवहन। संवहन में क्या होता है, यदि किसी पदार्थ को हम ऊष्मीय ऊर्जा दे रहे हैं तो पहला वाला जो कण है वो ऊष्मा ग्रहण किया और गतिशील हो जाता है। ठीक है, गर्म होने के बाद हल्का होकर ऊपर चला गया, और जो ऊपर वाला जो कण है जो भारी है वो नीचे, जो ठंडा है वो भारी होगा, वो नीचे आ जाता है। फिर वो भी क्या करेगा, ऊष्मीय ऊर्जा ग्रहण करेगा, फिर वो भी कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो जाता है, पूरा जो पदार्थ है या जो भी है आपका क्या है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका कण भी गतिशील है। ठीक है, तो ये किस में होता है, द्रव में। द्रव में देखते हैं, जैसे हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी गर्म जब होता है ना, तो नीचे वाला जो ऊष्मीय ऊर्जा के संपर्क में पहले आ रहा है वो पहले गर्म होता है और वो कहाँ चला जाता है, ऊपर। फिर जो भारी वाला है
कण पानी का वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार पानी गर्म होता है। ठीक, तो इसको आप प्रयोग के द्वारा भी देख सकते हैं। जैसे हम पानी एक फ्लास्क में अपन पानी ले लिए, उसमें अगर हमको देखना है कि ये हो रहा है कि नहीं, कि कण विस्थापित हो रहे हैं कि नहीं, इसको यदि देखना है तो जैसे लैब वगैरह में रहता है पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, उसके कुछ क्रिस्टल डाल दिए, ठीक है, और हम गर्म करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है आपका, धीरे धीरे उसमें दिखाई देने लगता है, कलर फैलने लगता है, ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसे दिखता है। तो जैसे कोई धारा प्रवाहित हो रही है उस टाइप का हमको दिखाई देता है, जिसको अपन बोल सकते हैं संवहन धारा। ठीक है, तो इस प्रकार का हमको प्रतीत होता है। ठीक, तो ये आपका किसको बताता है, संवहन द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, तो हम ये प्रयोग करके देख सकते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका विकिरण। विकिरण में दो कंडीशन था, चालन और संवहन। चालन और संवहन दोनों में हमने देखा कि कण विस्थापित हो रहे हैं, मतलब ऊष्मीय ऊर्जा को कौन ले जा रहा है, कण ले जा रहा है ना। आपका ठोस में भी कंपन हो रहा है और एक कण दूसरे कण को क्या कर रहा है, ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण कर रहा था। संवहन में आपका क्या हो रहा था, जो एक कण है वो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, इस प्रकार का हो रहा है। मतलब दोनों के लिए किसकी आवश्यकता हो रही है, माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन जो तीसरा वाला है विधि विकिरण, उसके लिए ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। मतलब सीधी सरल रेखा में जैसे सूर्य का प्रकाश आता है ना, यदि माध्यम ना हो तो भी उसकी ऊष्मीय ऊर्जा हम तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, विकिरण द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण। ठीक है, मतलब आपका ऊष्मीय ऊर्जा के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, सीधी सरल रेखा में हम तक पहुंच गई। ठीक, तो सूर्य द्वारा जो ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है, विकिरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो ये ऊष्मीय ऊर्जा का जो स्थानांतरण या ऊष्मा संचरण की तीन विधियां हैं, चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, अब तीनों में अंतर क्या हो गया आपका, चालन, संवहन और विकिरण में अंतर क्या है आपका, क्या क्या हुआ। पहला अंतर क्या बोल सकते हैं, उसकी परिभाषा के अनुसार ही बोल सकते हैं, है ना। चालन, संवहन और विकिरण। चालन में कण ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं, है ना, इसमें भी संवहन में भी होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, कण गतिशील होते हैं, और इसमें विकिरण में सीधी सरल रेखा में हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरा अंतर क्या हो सकता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तीसरा उसी प्रकार से क्या बोल सकते हो, इसमें क्या होता है आपका, जैसे ताप, है ना, ताप बढ़ता जाता है, गर्म करोगे तो ताप बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसमें भी बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, स्थायी हो जाता है। ठीक है, तो ये थर्ड इसमें अंतर हो गया तीनों के लिए। ठीक है, ये आपका चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, चालन किसके लिए होता है, ठोस के लिए होता है। संवहन किसके लिए है, द्रव, तरल जिसको कहते हैं, है ना, उसके लिए है। और विकिरण किसके लिए है आपका, सूर्य का प्रकाश, है ना, जैसे, या आप किसके लिए बोल सकते हो, गैसों के लिए। ठीक है, तो ये आपका चालन, संवहन और विकिरण। ठीक है, आगे है आपका चालन के बारे में। सबसे पहले आप पहला टॉपिक लेते हैं चालन। चालन के लिए दो दशा होती है, एक परिवर्ती दशा और दूसरा है आपका स्थायी दशा। तो इसके बारे में देखते हैं हम। चालन,
चालन के लिए हम एक ठोस लेंगे, है ना। मान लीजिए आपके पास एक क्षण है, इस क्षण के मध्य में इस प्रकार के हम छोटे छोटे गड्ढे नुमा कर लेंगे। एक एक बूंद पारा भर दिए इसमें, ठीक है। इस क्षण का संबंध हम एक ऊर्जा स्रोत से रख देते हैं, जिससे हमको ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। मान लीजिए आपका भाप हो गया, ये हो गया आपका लोहे का क्षण, ये हो गया लोहे का क्षण। इसके बीच में जो आपने गड्ढा नुमा बनाए हैं, है ना, इसके बीच में हम क्या रख देते हैं, एक थर्मामीटर रख देते हैं इस प्रकार से। ये आपके क्या है, थर्मामीटर लगा दिया उसमें। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या रख दिया, थर्मामीटर। अब जैसे ही आपने क्या किया, लोहे का छड़ रखा, उसमें हमने क्या रख दिया है, गहराई करके थर्मामीटर अटैच कर दिया है उसके साथ में आपने उसको भाप कक्ष से, मतलब एक ऐसा ऊष्मा स्रोत प्रदान करने वाला, है ना, जिससे भाप के द्वारा क्या है, ऊष्मा स्थान जो आगे लोहे का जो छड़ है उसको स्थानांतरित हो सके, इस प्रकार से अटैच किया है, ठीक है। मान लीजिए थर्मामीटर पहला T1 है, दूसरा T2, तीसरा T3, मान लीजिए T4 है, ठीक है। तो क्या होता है, ये देखा गया है कि शुरू में जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको भाप के संपर्क में लाते हैं इस लोहे के छड़ को, ठीक है, तो इस क्या होगा, जो पहला सिरा इसके संपर्क में है वो सबसे पहले गर्म होगा, है ना, और धीरे धीरे हम देखेंगे कि कुछ देर बाद जो ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ तक हो गया है, दूसरे सिरे तक हो गया है, ठीक है। इसका तो सबसे पहले ये वाला सिरा जो गर्म होगा, उसके कारण सबसे पहला वाला जो थर्मामीटर है T1 वो ऊपर की ओर चढ़ेगा, उसका पारा, है ना। उसके बाद आगे बढ़ेगा ऊष्मा, उसके बाद आपका कौन सा थर्मामीटर का पारा चढ़ेगा, दूसरे, उसके बाद तीसरे, उसके बाद चौथे। इस प्रकार जैसे जैसे ऊष्मा का संचरण होने लगेगा छड़ में, जो पारा का स्तर क्या होने लगेगा, ऊपर चढ़ने लगेगा, ठीक है। लेकिन जो पारा का स्तर है सभी में बराबर नहीं होता, है ना, पहले में अलग होगा, दूसरे में अलग होगा, तीसरे में अलग होगा, चौथे में अलग होता है। मतलब अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस प्रकार का ग्राफ मिलेगा, है ना, सबसे अधिक पहले रहेगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में सबसे कम, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, जब हम क्षण को ऊष्मा प्रदान करते हैं, है ना, तो पहला सिरा सबसे पहले गर्म होगा, ठीक है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, इस प्रकार गर्म होते रहता है, ठीक है। लेकिन समान रूप से ऊष्मा का जो स्थानांतरण है वो नहीं होता, मतलब सबसे अधिक पहला सिरा गर्म होगा, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है, पारा भी पहले वाले का ज्यादा चढ़ता है, फिर उसके बाद क्रमशः क्या होने लगता है, कम होने लगता है,
ठीक है, तो इसमें दो कंडीशन देखा जाता है, एक है परिवर्ती दशा और दूसरा है इसमें स्थायी दशा। पहला क्या है आपका परिवर्ती दशा और दूसरा है आपका स्थायी दशा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं परिवर्ती दशा क्या है इसमें। तो इसी क्षण में देखते हैं शुरू में जब इसको ऊष्मा प्रदान की जाती है तो धीरे धीरे क्रमशः ये आगे गर्म होते जाता है और ऊष्मा का स्थानांतरण होते जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो शुरू वाला कंडीशन है वो आपका परिवर्ती दशा है। इस स्थिति में जो इसका टेम्परेचर भी है वो भी परिवर्तित होते रहता है ना, मतलब पारा का मान भी जो ऊपर चढ़ने की स्थिति है वो भी क्या होती है परिवर्तित होती है। दूसरा कंडीशन आपका क्या है स्थायी दशा। एक स्थिति ऐसी आती है जब पारा का जो लेवल है वो कांस्टेंट हो जाता है और अधिक नहीं बढ़ता, मतलब पूरा जितना ताप पहले को मिलना था मिल गया, दूसरे भाग को मिलना था मिल गया, है ना, मतलब पूरा क्या है स्थायी अवस्था में आ जाता है। ठीक, मतलब पारा का लेवल क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, अब और ताप नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी कहलाती है स्थायी दशा कहलाती है। ठीक है, जब आपका पूरा ताप क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो दो दशा है परिवर्ती दशा और स्थायी दशा। परिवर्ती दशा में क्या होता है जब क्षण को ऊष्मा दी जाती है तो उस स्थिति में उस क्षण के द्वारा ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, कुछ भाग क्या हो जाता है संवहन या विकिरण द्वारा, क्या किसमें आपका क्षण किसके संपर्क में है वातावरण के संपर्क में है, तो कुछ ऊष्मीय ऊर्जा का भाग किसमें चला गया आपका वातावरण में और कुछ भाग क्या है आगे बढ़ गया। ठीक है, आगे के भाग के में संचरित हो गया। ठीक है, तो जो स्थायी दशा है उसमें जो ऊष्मा दे रहे हो, मान लीजिए आप क्यों ऊष्मा इसको प्रदान कर रहे हो, तो उस स्थिति में क्या होगा आपका जो क्यों ऊष्मा है वो किस किस रूप में खर्च हो रही है, जो आपने ऊष्मा इसको दी क्षण को वो किस किस रूप में खर्च हुई। एक तो क्षण द्वारा क्या हो गया अवशोषण, है ना, तो पहला भाग आपका अवशोषित हो गया क्षण के द्वारा। दूसरा भाग किसमें चला गया आपका वातावरण में चला गया। ठीक है, और तीसरा भाग क्या हो गया आगे की ओर संचरित हो गया। ठीक है, तो ये तीन प्रकार से ऊष्मीय ऊर्जा का खर्च हो रहा है, एक अवशोषण में, एक वातावरण में जाने में और तीसरा आपका आगे की ओर बढ़ने में। ठीक, परिवर्ती दशा में सॉरी स्थायी दशा में आपका स्थायी दशा में क्या हो जाएगा स्थायी दशा में आपका ताप एक समान हो गया, है ना, जितना अवशोषण करना था इस क्षण के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा का अवशोषण हो चुका है ना, तो अब और ऊष्मा का अवशोषण होगा क्या स्थायी दशा में नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो दी गई ऊष्मा है वो केवल किस में खर्च होगी, अब अवशोषण में तो नहीं होगा, कुछ भाग किस में जा सकता है वातावरण में जा सकता है और कुछ भाग आपका किस में जाएगा आगे की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये केवल दो चीजों में खर्च हो रहा है ऊष्मीय ऊर्जा, एक तो आपका कुछ भाग वातावरण में चला गया और कुछ भाग क्या है आगे की ओर बढ़ गया। ठीक है, तो समझ में आया परिवर्ती दशा और स्थायी दशा में अंतर। ठीक है, इसमें अवशोषण भी होगा, है ना, और इसमें अवशोषण नहीं होगा। मतलब आपका क्या है परिवर्ती दशा में जो किस पर निर्भर करती है उस क्षण के ऊष्माधारिता और ऊष्मीय चालकता, दो चीजों पर डिपेंड करती है। कौन कौन सी चीजें, ऊष्मीय धारिता, ऊष्मीय धारिता मतलब ऊष्मा को अपनी ओर संग्रहित करने की क्षमता, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा ऊष्मीय धारिता, और ऊष्मीय चालकता मतलब क्षण में आगे प्रवाहित होने, है ना, उसी को क्या कहते हैं ऊष्मीय चालकता। जितना अधिक प्रवाहित हो गई बोलते हैं कि उस यदि किसी पदार्थ में ऊष्मा का संचरण जितना आगे बढ़ रहा है उसकी चालकता उतनी अधिक है ना, मतलब आगे की ओर प्रवाहित होना ऊष्मीय चालकता कहलाएगा। ठीक है, तो आपका जो परिवर्ती दशा में दो चीजें मेन है ऊष्मीय धारिता
ऊष्मीय चालकता, मतलब क्षण जो है या कोई भी पदार्थ है ना, उसका किस पर निर्भर करता है, उसकी ऊष्मीय धारिता कितनी है और ऊष्मीय चालकता, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। ठीक है, और जो आपका स्थायी दशा है, स्थायी दशा किस पर डिपेंड करेगा आपका, इसमें तो अवशोषण हो नहीं रहा है ना, तो ऊष्मीय धारिता पर डिपेंड करेगा क्या, ऊष्मीय धारिता पर आपका निर्भर करेगा नहीं, है ना, ऊष्मीय धारिता पर निर्भर नहीं करेगा क्योंकि इस स्थिति में अवशोषण नहीं हो रहा है। ठीक है, केवल क्या हो रहा है आपका, चालन हो रहा है, आगे की ओर ऊष्मा संचरित हो रही है। ठीक है, तो आपका ये जो कंडीशन है स्थायी दशा है वो चालक के ऊष्मीय चालकता पर निर्भर करेगा। ठीक है, और ये ऊष्मीय धारिता प्लस ऊष्मीय चालकता दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका चालन में परिवर्ती दशा और दूसरा आपका स्थायी दशा। ठीक है, आगे है आपका टॉपिक ऊष्मीय चालकता गुणांक। अब हमको निकालना है ऊष्मीय चालकता गुणांक। ऊष्मीय चालकता गुणांक, इसमें भी आपका क्या है, ऊष्मीय चालकता है ना, तो कौन सी कंडीशन लेंगे, परिवर्ती दशा लेंगे कि स्थायी दशा लेंगे, हमको ऊष्मीय चालकता गुणांक ज्ञात करना है ना, तो कौन सी कंडीशन आएगी पदार्थ की, केवल स्थायी दशा, क्योंकि स्थायी दशा में है केवल आपका किस पर निर्भर करता है, उसके ऊष्मीय चालकता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आपका ऊष्मीय चालकता गुणांक यदि ज्ञात करना है तो पदार्थ की कौन सी कंडीशन लेनी पड़ेगी, स्थायी, है ना, तो आपका कौन सी कंडीशन होगी, स्थायी दशा। ठीक है, तो यदि हम किसी पदार्थ की स्थायी दशा में, है ना, ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है, तो ऊष्मा की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर करेगी आपका, मान लीजिए हमारे पास एक छड़ है लोहे का, ये आपका छड़ हो गया, इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। ठीक है, मान लीजिए एक फलक का ताप θ1 और इस फलक का ताप कितना है आपका, θ2 है, ये वाला A सिरा, ये B सिरा, इन दोनों सिरों के बीच की दूरी आपकी D है। ठीक है, तो यदि इसमें ऊष्मा का संचरण हो रहा है ना, तो जो ऊष्मा की मात्रा है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है वो देखते हैं। पहला, तो आपकी ऊष्मा चालकता गुणांक है ना, इसमें जो ऊष्मीय ऊर्जा की जो मात्रा है या ऊष्मा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रा ये निर्भर करती हैं, निर्भर करती हैं किन किन चीजों पर करेगी। आपके पास क्षण ए भी है ना, इसमें एक तो यहाँ पर ताप, यहाँ का ताप कितना माने थे, θ1, इसका θ2, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और दोनों सिरों के बीच की दूरी D। तो पहला तो ये किस पर निर्भर करेगा, आपका ऊष्मीय ऊर्जा Q आपका अनुक्रमानुपाती होगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर। ठीक है, तो पहला आपका
किस पर निर्भर करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि अधिक है तो ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा भी क्या होगी? अधिक होगी। ठीक है। दूसरा इन दोनों सिरों के तापांतर पर निर्भर करता है। मान लीजिए इसका ताप θ1 और इसका ताप θ2 है, तो तापांतर कितना होगा आपका? θ2 माइनस θ1। तो ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा आपका तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा है, आप कितने समय तक दे रहे हो, ऊष्मीय ऊर्जा कितने समय तक प्रदान करते हैं, तो ये किस पर डिपेंड करता है? समय पर। ठीक है। तो आपका Q अनुक्रमानुपाती होगा आपका T पर। चौथा है आपका चौथा पॉइंट है आपका दोनों सिरों के बीच की दूरी या दोनों फलकों के बीच की दूरी किस पर डिपेंड करेगा? आपका D पे। तो ये अनुक्रमानुपाती होगा D के। ठीक है। तो चारों पॉइंट को हम मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? Q अनुक्रमानुपाती A। दूसरा पॉइंट क्या था? θ1 माइनस θ2, और थर्ड क्या था आपका? T अपन D। सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, D के व्युत्क्रम होता है। ठीक है। तो आपका क्या हो गया? Q अनुक्रमानुपाती A के तापांतर θ1 माइनस θ2 के, ठीक है, और T के समय के, इसके अनुक्रमानुपाती होता है, और D के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। ठीक है। तो ये चार पॉइंट है, इसको हटा दें Q को, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को, तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा, है ना। माना कि वह नियतांक क्या है? K है। तो उस स्थिति में K A θ1 माइनस θ2 T अपन D। ठीक है। इसको दे दो समीकरण 1। यहां पर K एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। इसे ऊष्मा चालकता गुणांक कहते हैं। तो यहाँ जो आपने नियतांक लिया है कि वही क्या है? आपका ऊष्मीय चालकता गुणांक कहलाता है। ठीक है। इसमें यदि ऊष्मा की दर यदि निकालनी है तो हम T को इधर ले आएंगे समीकरण 1 से, तो क्या हो जाएगा आपका? Q अपान T इक्वल टू K A θ1 माइनस θ2 अपान D। ठीक है। तो ये क्या आपको बताएगा? ये वाला समीकरण ऊष्मा की दर। ठीक है। समय के सापेक्ष है ऊष्मा, तो क्या हो जाएगा? ऊष्मा की दर आपका K A θ1 माइनस θ2 अपान D होगा। ठीक है। तो हो गया ऊष्मा की दर। अब यदि हमको ऊष्मा चालकता गुणांक की यदि परिभाषा निकालना है तो क्या करेंगे हम? आपका समीकरण 1 से Q बराबर क्या था आपका? K A θ1 माइनस θ2 T अपान D, इतना था। ठीक है। यदि
तापांतर कितना कर दें, 1 अंश सेंटीग्रेड कर दें, है ना। मतलब θ1 माइनस θ2 कितना हो गया, 1 अंश सेंटीग्रेड। समय 1 सेकेंड कर दें, d 1 मीटर कर दें, दोनों सिरों के बीच की दूरी 1 मीटर, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर कर दें, ठीक है। तो उस स्थिति में हमारा समीकरण क्या बन जाएगा, हमारा समीकरण हो जाएगा Q, इसमें सभी 1 हो गए, है ना। तो कितना बचा केवल, Q बराबर K। तो आपका ऊष्मा की मात्रा किसके बराबर है, ऊष्मीय चालकता गुणांक के बराबर है। कौन से कंडीशन में, ऊष्मीय चालकता गुणांक ऊष्मा की मात्रा के बराबर है कब, जब दोनों सिरों का तापांतर कितना हो, 1 अंश सेंटीग्रेड हो, है ना। कितना हो दूरी उनके बीच की, दोनों फलकों के बीच की दूरी 1 मीटर हो, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, ठीक है। तो परिभाषा क्या बन गई आपका, ऊष्मीय चालकता गुणांक ऊष्मा की उस मात्रा के बराबर होता है जब दोनों सिरों का तापांतर 1 अंश सेंटीग्रेड हो, है ना, तथा उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर, दूरी 1 मीटर, ठीक है, में प्रति सेकंड आपका प्रवाहित हो, ठीक है। वह मात्रा क्या कहलाता है, आपका ऊष्मीय चालकता गुणांक कहलाता है, ठीक है। तो इसका यदि मात्रक निकालना चाहे तो कैसे निकल जाएगा आपका, K को एक तरफ कर देंगे, बाकी को दूसरी तरफ, तो कितना आ जाएगा आपका, K इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, Q D पान A θ1 माइनस θ2 T, है ना। यहाँ यदि हम MKS में लें, है ना, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, मात्रक Q के लिए आपका ऊष्मा है, इसका मात्रक क्या होगा, जूल, है ना। D का मीटर, A का मीटर स्क्वायर, थीटा के लिए क्या होगा आपका अंश सेंटीग्रेड, और T के लिए सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका भी मात्रक मीटर है और इसका मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर, तो एक कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना। तो आपका क्या बन जाएगा, जूल प्रति मीटर अंश सेंटीग्रेड सेकेंड, ठीक है। तो इसका ये मात्रक हो गया, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।